ठीक है दोस्तों, वेलकम बैक टू सिलेक्शन भारत। आज हम अपने पॉलिटी की सीरीज में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो है यूनियन इन इट्स टेरिटरी, है ना। और इसी से हमारा पहला एग्जाम का पहला चैप्टर जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, आर्टिकल 1, वो भी यहीं से शुरू होगा, यूनियन इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, याद रखना। इसी से आपके देश का नाम पता चलेगा, इंडिया, डेट इज भारत। हमारे देश के दो नाम है, इंडिया और भारत, जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन मतलब एकजुट, एकजुट होके जो स्टेट्स एक साथ आएंगे वो। ठीक है, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये याद रखना हमेशा। हमारा यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन है। फेडरेशन यूएसए की स्टेट्स का है। फेडरेशन यूएस की स्टेट का इसलिए है क्योंकि वो जब साथ में इकट्ठे हुई थी, जो 52 स्टेट साथ में इकट्ठी हुई थी, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम साथ मिलकर एक नया देश बनाते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमारी स्टेट्स ऑलरेडी यहाँ थी। बेसिकली हमारा जो मर्जर हुआ, यूनियन बनी, वो ऑलमोस्ट रिलीजन के बेस पे बनी थी, क्योंकि सारे हिंदू राज्य थे, राज्य बन गए, हिंदुइज्म ही था, तो हम सबको एक ही साथ रहना था, तो हमारा ऑटोमेटिकली मर्जर हो गया। जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो लास्ट में पता चलता है कि तीन राज्य थे, जूनागढ़, ठीक है, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, जिसको लेके लास्ट में विवाद हुआ था क्योंकि इसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी। हालांकि हैदराबाद की जनता चाहती थी इंडिया में रहना, तो उसका मर्जर हो गया था। जूनागढ़ की जो जनता थी उसके साथ प्लेबिसाइड हुआ। प्लेबिसाइड मतलब वहाँ की जनता से पूछा गया, वोट करो आप किसको ज़्यादा चाहते हो, वो उन्होंने भी इंडिया के साथ जुड़ना शुरू किया। जम्मू कश्मीर के राजा ने साइन कर दिया था एग्रीमेंट कि भाई हमें इंडिया के साथ रहना है, हरी सिंह ने, बट पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था उस समय, तो कुछ पार्ट अभी भी पाकिस्तान के पास है, जिसे हम पीओके बोलते हैं। बाकी हमारी सारी स्टेट्स अपने आप ही मर्जर हुआ, तो हमारी स्टेट का सबसे बड़ा रीजन है कि हम अलग नहीं हो सकते। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है, हमने कल 12 शेड्यूल पढ़े थे ना, उसमें से जो पहला शेड्यूल क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट दे रखी है नाम की, किसके नाम की, स्टेट्स और टेरिटरीज के नाम की। हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं और यूटीज है, उनके नाम की लिस्ट हमें कहाँ मिलेगी, शेड्यूल 1 में मिलेगी। हम नाम चेंज कर सकते हैं, हुआ भी है। जब देश हुआ था तब हमारे स्टेट्स अलग थे, आज हमारे स्टेट्स की संख्या अलग है, नाम तब अलग थे, आज नाम अलग है। तो हम आगे पढ़ेंगे वो सब, ठीक है। फेज फेज कहता है यूनियन ऑफ स्टेट है, हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं चूज किया। इसके पीछे दो रीजन है। पहला, ये फेडरेशन विजन कोई एग्रीमेंट के साथ नहीं आया था, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया, ठीक है। ये अमेरिकन फेडरेशन में एग्रीमेंट हुआ था। दूसरा, हमारे पास कोई राइट नहीं है, किसी स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो अपना राज्य अलग से बना ले। कल को यूपी बोले कि भाई मैं तो अपना देश बनाऊंगा अलग, ऐसा नहीं हो सकता। यूपी के पास राइट ही नहीं है बाहर निकलने की। यूपी अपनी ही स्टेट में डिवीजन कर सकता है। जैसे पहले यूपी में उत्तराखंड साथ में था, बट वो हिली रीजन था, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथन करने के लिए यूटी उत्तराखंड को अलग कर दिया। ऐसे ही कल को राजस्थान बोले कि मैं तो अलग राजपूताना बनाऊंगा, या अभी जो पाकिस्तान में खालिस्तान का चल रहा है, जो पंजाब में खालिस्तीन का चल रहा है, बट वो नहीं कर सकते। चलना अलग बात है, वो कर नहीं सकते, हमारे पास राइट्स हैं। दूसरा है आर्टिकल 1, टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूटीज, और टेरिटरी मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, एक तो अभी जो हमारी जितनी स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब हमारी स्टेट्स हैं। यूटीज जैसे लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ये सब हमारी यूटीज है। और कोई भी जगह, कोई भी स्टेट या टेरिटरी नियर फ्यूचर में कभी इंडिया एक्वायर कर ला, मान लो कल को नेपाल से युद्ध हो गया, हमने नेपाल को कब्जे में कर लिया, तो हमारी स्टेट बन जाएगा। या बांग्लादेश को कर लिया, जो भी, ठीक है, तो तब जो आएगा वो भी हमारा स्टेट होगा, और उसके नाम कहाँ लिखे जाएंगे, वो इस आर्टिकल 1 में लिखा जाएगा। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले शेड्यूल में ये सब लिखा जाता है। अब आर्टिकल 1 पढ़ लेते हैं, इसको इजीली समझने। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया, डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट है, रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट है। ये दो चीजों से डील करता है। एक तो इसमें नाम बताए गए हैं और टाइप बताया है किस तरह की पॉलिटी है। नाम क्या है, स्टेट के नाम होंगे सारे, और पॉलिटी मतलब यूनियन बताएगी इसमें। आर्टिकल 2 बताता है कि ये आर्टिकल 2 दो पावर देता है पार्लियामेंट को, दो पावर देता है। क्या पावर देता है, एक तो एडमिट कर सकता है इनटू यूनियन न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 ग्रांट करता पार्लियामेंट को कि वो किसी भी जगह को, किसी भी राज्य को या तो नया स्टेट का स्टेटहुड बना सकता है या एक्वायर कर सकता है। ठीक है, ये एक पावर देता है, एडमिट द यूनियन इनटू अ स्टेट। एंड पावर टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, कोई नई स्टेट बना सकता है। मान लो अभी राजस्थान है, राजस्थान को डिवाइड करके 4 नए में बना दिया, या यूपी है, यूपी को डिवाइड करके 3 नए राज्यों में बना दिया, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, फर्स्ट रिफर टू द एडमिशन ऑफ स्टेट, पहला एडमिशन कर सकता है किसी का भी।
एंड विच ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, सेकंड प्रेफर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक नया, एक राज्य उसको तोड़ के भी बना सकते हैं या फिर दो नए राज्यों को मर्ज करके एक नया बना सकते हैं। तो ये सब पावर है, इंडिया के मैप को चेंज करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। और वो पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 2 देता है उसे। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू स्टेब्लिश न्यू स्टेट सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम स्टेट, एनी स्टेट एंड बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट्स अ पार्ट ऑफ यूनियन बाय यूनिटिंग टेरिटरी पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब सिंपल इसमें ये दे रखा है कि कोई पहले से राज्य है, कोई नया राज्य है, इन दोनों को मिला के कुछ भी कर सकता है। ये सारी पावर दे रखी है। एक तो नया सेपरेट बना सकता है, दो को मिला के बना सकता है, या किसी पहले से पार्ट को उसको यूनाइट करके बना सकता है। ठीक है, एरिया इंक्रीज कर सकता है, एरिया को डिमिनिश कर सकता है, बॉर्डर को ऑल्टर कर सकता है, नाम को ऑल्टर कर सकता है। ये सारी पावर मिलती है आर्टिकल 3 से। Above changes can be introduced by parliament only with the prior recommendation of the president। हाँ, बट ये चेंजेस करने से पहले प्रेसिडेंट को प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को पहले प्रायर बिल देने से पहले नोटिस देना पड़ेगा, हम ये करने वाले। फिर बिल इंट्रोड्यूस होगा, फिर राज्यसभा लोकसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए जाएगा। जब वो बिल एक्ट बन जाएगा तब हो पाएगा ये चीज़। ठीक है, वो हर लॉ को ऐसे ही फॉलो करते हैं। President has to refer the same to the legislature, state legislature concerning for the express of new views within the specific period। ठीक है, मान लो यूपी है, यूपी का नाम चेंज करना है, तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को प्रायर नोटिस देगा कि भाई हम यूपी का नाम चेंज करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगी और बोलेगा, प्रेसिडेंट नोटिस देंगे कि देखो आपका नाम चेंज हो रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या इंसेंट करना चाहते हो। ये यूपी गवर्नमेंट अपना स्पेसिफिक पीरियड में कोई ओपिनियन देगी, हाँ या ना, जो भी देना चाहे दे सकती है। अब ये वापस जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट वापस लेके जाएगा पार्लियामेंट के पास। अब ये पार्लियामेंट के हाथ में या प्रेसिडेंट के हाथ में, चाहे तो उसका ओपिनियन मान सकती है या फिर नहीं भी मान सकती। ये ओपिनियन को मैटर नहीं करता ज़्यादा। Power of Parliament to form a new state, including the power to form a new state or union territory by uniting a part of this any state, union territory or any part of this union state। ठीक है, वही सब बातें इसमें घुमा फिरा के लिख दी हैं कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कोई नया राज्य बनाने की, पहले से कोई राज्य उसको तोड़ के दो तीन अलग भागों में बनाने की, या फिर दो तीन राज्यों को मिला के कोई नया राज्य बनाने की। सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट नॉट बाउंड टू व्यू द स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो व्यू है, ये ओपिनियन है, इसको मानने के लिए ये बाउंड नहीं है। पार्लियामेंट ने अगर फैसला कर लिया तो वो हो गया है। बस ये क्या है कि उनको बता सकते हैं पहले प्रायर नोटिस पर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, ऑल्टर द एरिया। मतलब यही ऊपर दे रखा है कि या तो आप एरिया बना सकते हो, नाम बदल सकते हो, एरिया बाउंड्री चेंज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो आप। किसके थ्रू? ये पार्लियामेंट कर सकती है। विदाउट देयर कंसेंट, कंसेंट की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को। इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब एज अन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टिबल स्टेट। इसका मतलब यह कि भारत एक तरह का यूनियन है। भारत इस तरह का यूनियन है जिसमें यूनियन जो है वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब सेंटर जो है वो अनडिस्ट्रक्टेबल है, बट जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल है। स्टेट को चेंज किया जा सकता है टाइम टू टाइम, और हुआ भी है ऐसा। अब आगे पढ़ोगे। ठीक है, अब आता है ये आर्टिकल 4 क्या कहता है। ये डिक्लेयर करता है कि जो लॉ मेड एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये लॉ बनाने के हेल्प करता है। आर्टिकल 2 के तहत जो भी स्टेट नई बनी है या हटेंगी, आगे बनेंगी, या एडमिशन की जाएंगी या उनको ऑल्टर किया जाएगा, उसकी लॉ बनाने की परमिशन देता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज एंड बाउंड्रीज नेम एग्जिस्टिंग अंडर आर्टिकल 3, इसका भी लॉ इसमें मिलेगा आपको। आर्टिकल 2 का लॉ भी इसमें मिलेगा। और ये जो भी है, जो आर्टिकल 2 में हो रहा है, जो आर्टिकल 3 में होगा, वो अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वो अमेंडमेंट नहीं होगा, वो सिंपल लॉ ऑफ चेंज है। ये बोलता है आर्टिकल 368 में। ठीक है, इट्स नॉट कंसिडर टू बी द अमेंडमेंट। देखो, एक होता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना है या कुछ बोला, उसको अमेंडमेंट करा। बट अगर राज्य का नाम बदलना है, राज्य की बाउंड्रीज चेंज करनी है, राज्य की एरिया को अलग करना है या नया राज्य बनाना है, उसको जो भी करेंगे वो आर्टिकल 2-3 के अंडर आता है। और आर्टिकल 2-3 के अंडर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसकी जो लॉ बनेगी वो आर्टिकल 4 में आएगी। और आर्टिकल 4 ये बोलता है कि ये जो भी लॉ बनेगी, जो भी चेंजेस होंगे, वो अमेंडमेंट नहीं होगा, वो सिंपल लॉ के हिसाब से चेंज होंगे। जैसे नॉर्मली सेशन चेंज होते हैं, जैसे अब विंटर सेशन है, मानसून सेशन है, पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट अपनी लॉ बनाते हैं, बहुत सारे लॉ बनते हैं, जैसे अभी भी बने थे कुछ लॉ, है ना। जैसे वीजी राम जी वाला आ गया था, मनरेगा को चेंज कर दिया। तो मनरेगा का जो नाम चेंज करा, वो एक स्कीम थी, उसका नाम चेंज कर दिया, वो लॉ था, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हुआ। सेम इसमें ये भी बोला गया है।
सच लॉ कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी बट ऑर्डिनरी बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाएगा। अब ये जो हमारे इंटीग्रेशन की जो मैं कहानी बता रहा था प्रिंसली स्टेट की, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रिंसली स्टेट को सबको मिलाया था, वॉज मेन फोर्स बिहाइंड। ठीक है, प्रिंसली स्टेट उस समय के 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थी। ये रही 552, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। इनको सबने ज्वाइन कर लिया था, जैसे 549 ने आराम से ज्वाइन कर लिया था, सिर्फ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये रह गए थे। इन तीनों ने ज्वाइन रिफ्यूज करने से इंडिया को मना कर दिया था। ठीक है, इसको इंडिया कैन बी कंप्राइज टू कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनियन, दो कैटेगरी में हम जब देश आजाद हुआ था दो बोल सकते हैं। एक तो जो ब्रिटिश डायरेक्टली यू रूल कर रहे थे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, ये डायरेक्ट रूल में थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें नेटिव प्रिंस यूज करते थे, जैसे राजा जोधपुर, जयपुर, अजमेर, ठीक है, मावेर, हैदराबाद, भोपाल, सिसोदिया, ग्वालियर, झांसी, इन सब में राजा रूल करते थे। इन सब के राजाओं के पास पावर थी उस अपने राज्य को चलाने की, बट क्या मानते किसकी थी सुपरमेसी? वो ब्रिटिश की, मतलब टैक्स वैक्स ब्रिटिशर्स को देते थे, क्राउन की सुपरमेसी को मानते थे, अपने अपने एग्रीमेंट साइन कर लिए थे, बट राज्य वही करते थे। तो दो तरह के देश थे जब हमारा देश आजाद हुआ था, एक प्रेसिडेंसी वाला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, एक प्रिंसली स्टेट वाला। सारी प्रिंसली स्टेट कितनी थी जब देश आजाद हुआ था? तब 552, उनमें से 549 ने देश को, भारत को ज्वाइन करने के लिए बात कर ली थी, सिर्फ तीन रह गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 का, जिसने दो देश बनाए, दो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए। कौन बनाया था? एक तो इंडिया बनाया था, एक पाकिस्तान बनाया था, दो डोमेन बन गए थे। अब जो प्रिंसली स्टेट थे उनके पास तीन ऑप्शन रखे गए, आप या तो भारत को ज्वाइन करो, या पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। अब इंडिपेंडेंट है ना तो मुश्किल है, अब मान लो झांसी है, वो छोटा सा राज्य है, ठीक है, अब वो बीच में, इंडिया के बीच में इंडिपेंडेंट रहेगा, वो कहेगा अपनी उसको ट्रेड करना है, उसको अपनी सिस्टम चलाने के लिए आर्मी रखनी पड़ेगी, तो वो इंडिपेंडेंट रहना बहुत मुश्किल था लोगों को। तो सब ज्यादातर लोगों ने इंडिया को चूज करा, सिर्फ तीन ने नहीं किया था। अब इन तीनों में जैसे हैदराबाद में प्लेबिसाइड हुआ, यहाँ पे जूनागढ़ से जनता से पूछा, यहाँ पे आर्मी भेजी गई थी हैदराबाद में, सॉरी, कश्मीर के राजा ने अपने आप ही साइन कर लिया, तो ये तीनों भी हमने ज्वाइन कर ही लिए थे ऑटोमेटिकली। इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई को आयरन मैन बोलते हैं, क्योंकि सिंगल हैंडेडली इन्होंने सारी 550 रियासतों को देश में मर्ज करा दिया था, वो भी कुछ महीनों के अंतराल, मतलब ड्यूरेशन 1.5 2 महीने 2 साल के अंतराल में सारा करा दिया था। वी इन अ कोर्स ऑफ टाइम दे वर ऑल्सो इंटीग्रेट विद इंडिया। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया था, पुलिस ऑपरेशन, मतलब आर्मी भेज दी गई थी। जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम मतलब जनता से वो कराया था, वोटिंग कराई थी कि आप किस में रहना चाहते हो। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था, जो हरी सिंह ने किया था। ठीक, अब आती है जैसे राज्य बने, कॉन्स्टिट्यूशन बना, आर्टिकल्स बने, अब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हम राज्य बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे? सबसे पहले कमीशन आई थी, धार कमीशन। धार कमीशन आई फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेस। इन्होंने कहा कि हमें भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए। जून 1948 में ये शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाई कि भाई भारत, अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अभी हमारे पास इजी एक्सेसिबिलिटी है जाने की, बात करने की, मोबाइल की, इंटरनेट की। उस समय तो पत्रिकाएं चलती थी। अब जो तमिलनाडु का बंदा है वो हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश एक कॉमन मीडियम बन चुका था, बट वो भी इलीट क्लास के अंदर। आम जनता तो आज भी इंग्लिश नहीं प्रॉपर बोल पाती। तो प्रॉब्लम वो थी कि उन्हें लगा लिंग्विस्टिक बेस पर बनाना चाहिए। तो एस के धार को अपॉइंट करा कि भाई क्या ये फिजिबल है, क्या हमें लिंग्विस्ट की बेस के आधार पर राज्य बनाने चाहिए? तो उसको कमेंट करा, बताओ क्या करेंगे। उन्होंने दिसंबर 1948 में भाई अपना रिपोर्ट सबमिट कर दी। उन्होंने बोला, रिकमेंड किया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक। उन्होंने कहा भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पर बनाओ, एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ इजीली हो सके, कैसे हो सके, वहां के लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेट हो सके, उस पर बनाओ, ना कि भाषा के आधार पर। तो उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। ये थी धार कमीशन। ये आती है कौन सी कमीशन कब आई थी और उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, तो ये याद रखना। धार कमीशन आई थी 1948 में, जून में, और उन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी ओपिनियन को सबमिट कर दिया था। अब आता है जेपीवी कमेटी। फिर नई कमेटी बनती है, जेपीवी कमेटी। ये इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पिता भी सिद्धारमैया। ठीक है, ये तीन लोग थे इसमें, इसीलिए इसे बोला गया है जेपीवी कमेटी, पॉपुलरली नोन एज जेपीवी कमेटी। ये कॉन्स्टिट्यूट हुई दिसंबर 1948 में, जब धार कमीशन ने अपना रिपोर्ट बनाई, सबमिट की, इनको समझ में नहीं आई, इन्होंने कहा ठीक है हम दोबारा बनाते हैं। दिसंबर में बनाया और अप्रैल में 1949 में इन्होंने अपनी सबमिट रिपोर्ट सबमिट करी। इन्होंने भी रिजेक्ट करा लैंग्वेज को,
इन्होंने भी रिजेक्ट करा लैंग्वेज को। ठीक है, इन्होंने भी बोला फॉर्मली कि नहीं भाई हमें नहीं करना है। पर अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर, अब ये देखो ना 53 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बनाया गया बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग पीरियड ऑफ मद्रास स्टेट, जो जैसे आपको पहले इंडिया पता होगा ऐसा था। तो ये पूरा एरिया जो था मद्रास प्रोविंस में आता था, है ना। तो इसमें से आंध्र प्रदेश को कट कर दिया गया, ऐसे करके कट कर दिया गया। इसके पीछे रीजन था, एक पर्सन थे पोटी भी सीतारमैया, मेरे को एग्जैक्ट नाम पता नहीं, यही है शायद पोटी भी सीता ये थे। उन्होंने 53 डेज का हंगर स्ट्राइक कर दी थी कि नहीं हमें तो, हंगर स्ट्राइक कर दी थी कि हमें तो भाई राज्य चाहिए लिंग्विस्टिक बेस पे, आंध्र प्रदेश बनाओ बनाओ। और वो मर गए, उसकी हंगर स्ट्राइक की वजह से मर गए। तो फिर रॉयट्स ना हो और ज्यादा कलेश ना पहले, तो इसने जेबीबी कमेटी ने फिर रिकमेंडेशन की बात कही कि ठीक है बना देते हैं, तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। तो इसमें कुछ चीज़ हमें याद रखने की है कि सबसे पहले जेपीबी कमेटी कब आई थी, ये बनी थी 1948 में। इन्होंने अपनी सबमिट करा 1949 में, अपनी सबमिट करी, इन्होंने लिंग्विस्टिक बेस को मना किया। सबसे पहला राज्य बना है लिंग्विस्टिक बेस पे, वो बना है आंध्र प्रदेश 1953 में। 53 में तीन चार चीज़ें याद रखना। अब आता है फैज अली कमीशन, नई कमीशन आती है फैज अली 1953 में। 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई है, इसमें फैज अली को हेड किया गया है। 2 मेंबर उनके साथ थे, के एम पानीकर और एच एच एन कुंजरू कुंजरू, ये 2 मेंबर और इनके साथ थे। 3 फैजली कमीशन बनाई गई है। इन्होंने अपनी सितंबर 1955 में सबमिट रिपोर्ट करी है। इन्होंने बोला कि नहीं भाई लिंग्विस्टिक बेस पर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम 3 कमीशन देखें, सबसे पहले धार कमीशन आई, इसने लिंग्विस्टिक बेस पे मना कर दिया। उसके बाद जेपीबी कमेटी आई, उसने लिंग्विस्टिक बेस पे मना कर दिया। अब आइए फैज है ना, इसने लिंग्विस्टिक बेस पे हाँ करा है। ठीक है, रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन नेशन वन स्टेट, इन्होंने ये थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि वन नेशन वन स्टेट की नहीं होनी चाहिए। कमीशन सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो टेरिटरी का हो रहा था उस समय। जैसे एक तो टेरिटरी वैसे रूल हो रही थी जो ब्रिटिश काल में अलग से चल रही थी, जैसे ब्रिटिश के अंडर में थी। दूसरी जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, इस तरह से 4 फोल्ड कैटेगरी चल रही थी उस समय जब स्टार्टिंग में देश आज़ाद हुआ था तब। बाद में धीरे धीरे करके देश को ऐसे स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अब देखते हैं किसमें क्या क्या हुआ था। 1956 में केरला था, वो बनाया गया त्रिवनकोर कोची और साउथ कर्नाटक को मिला के। आंध्र प्रदेश बनाया गया, आंध्र प्रदेश हैदराबाद को मिला के। मध्य प्रदेश, उस समय का मध्य भारत, विंध्याचल और भोपाल, न्यू, ये सब मिले थे। ठीक है, यूटी जो उस समय थी वो थी लाचाबी, मिनिको, अंडमी आइलैंड्स, ये यूटी थी जो मद्रास स्टेट से हटा दी गई थी। अभी ये याद इतना रखने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से ऐसा आते नहीं है सीधे सीधे, अब बहुत कम आते हैं। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को बाइफिकेट किया, मतलब पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य था, इसको दो में तोड़ा गया लिंग्विस्टिक बेस में। जो गुजराती एरिया था, गुजरात बोलने वाले वो अलग थे, और महाराष्ट्र मराठी वाले बोलने वालों को अलग करा गया। 1961 में धार और धार दादर और नागर हवेली, इसको अलग चेंज किया गया। 1962 में गोवा, दमन एंड दीव को, इनको हटाया गया, इसको फ्रेंच से ओवर हैंड ओवर कर लिया गया पौडुचेरी को। अच्छा मैं एक बार बताऊं, जैसे ब्रिटिशर्स आए, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, आए थे यूरोपियंस, उसमें फ्रेंच थे, डच थे, डेनिश थे, हॉलैंड से लोग आए थे, ब्रिटिशर्स भी आए थे। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं लास्ट में, जब और पॉलिटिक्स की शुरुआत में हम सब देखते हैं कि कैसे सब में अलग अलग युद्ध हुए। युद्ध होने के बाद किसी ने गोवा को सबसे पहले फ्रेंच ने ले लिया था, फ्रेंच बन गया था ये प्रेसिडेंसी। ठीक है, जब आप वास्को डगामा की स्टोरी सुनते हो, वो फ्रेंच गोवा को कैपिटल बना दिया था और गोवा को हमेशा अपने पास ही रखा। ब्रिटिशर्स ने सारी कम इंडिया पे, ओवरऑल इंडिया पे रूल किया था, और फ्रेंच चले गए थे छोड़ के यहाँ से। पर उसके पास, फ्रेंच के पास कुछ पार्ट था सिर्फ गोवा का। ठीक है, गोवा मतलब उनके पास रह गया था। तो जब ब्रिटिशर्स 1947 में छोड़ के चले गए तो फ्रेंच नहीं गए थे, फ्रेंच गए 1965 में छोड़ के। जब हमने यहाँ पुलिस रूल बनाया, रूल लगाया कि भाई गोवा हमारा पार्ट है, तो फ्रेंच जब हमको हैंड ओवर दे के गए हैं। नागालैंड बनाया 1963 में, हैदराबाद बनाया 1966 में, और हिमाचल बनाया 1971 में। सिक्किम बना है 1974 में, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा बना है, मतलब फुल फ्लेज स्टेट के रूप में बने, है ना। वहां तो छोड़ के गए थे, अभी गोवा स्टेट के रूप में बना है 1987 में। 2000 में बना है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ये उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार से अलग हुए थे। ठीक है, 2014 में तेलंगाना बना था। अभी इसी कैपिटल का इशू चल रहा था कि इसकी हैदराबाद बनेंगे या फिर अमरावती बनेंगे, इस तरह से अभी चल रहा था।
2019 में दो यूटीज बनी, लद्दाख और कश्मीर, ठीक है। और इसको बाइफर्केट किया, मतलब तोड़ा गया जम्मू कश्मीर राज्य से, दो यूटी अलग अलग बनाए, जम्मू कश्मीर एक अलग यूटी बनी है और लद्दाख एक अलग यूटी बनी है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने ओपिनियन दीजिए, जरूर दीजिए कि क्या सही लगा, क्या गलत है, हाउ यू लाइक माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, क्या मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, डेट कैन आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ मच बेटर। थैंक यू वेरी मच।